फर्नीचर एक ऐसा पार्ट है, अधिकतर लोग सोचते हैं हम नेल्स लगाए, कुछ जॉइंट्स किए और फर्नीचर रेडी हो गया, बट इट्स हैज अ कंप्लीट इंजीनियरिंग बिहाइंड। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोसेसेस हैं वहीं पे हमारी इंडस्ट्री वियतनाम और चाइना से पीछे है। ऐसा नहीं है कि जो चीज चाइना कर सकता था इंडिया नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया हैज टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज द माइंडसेट टू प्रोड्यूस एवरीथिंग। 10 लाख स्क्वायर मीटर फैक्ट्री सेटअप कर चुके हैं ओनली फॉर द फर्नीचर वर्टिकल इन इंडिया। वी हैव टू क्रिएट अ मार्केट। बायर तभी आएगा जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वेराइटी होगी एंड वी कैन प्रोड्यूस द वॉल्यूम। फैक्ट्री बनने से लेके और फैक्ट्री का मशीन प्लेसमेंट, प्रोसेसेस, वहीं से सब चीजें कंट्रोल होंगी तो एक फैक्ट्री का जो एफिशिएंसी है, आउटपुट है, वो इंक्रीज होगा। Hello friends, welcome to the 6th episode of my podcast Amazing Master Crafters. In this podcast, we cover people who have contributed significantly to the furniture and handicraft industry. Today our guest has not just contributed, but he is the ecosystem. अगर हम बात करें, आपको एक नया फर्नीचर फैक्ट्री सेटअप करना है तो आप इनके पास जा सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है और आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो भी आप इनके पास जा सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी सिस्टम्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आपको ये हेल्प करेंगे। अगर आप नए कस्टमर्स एक्वायर करना चाहते हैं देन ही हैज़ अ बाइंग एजेंसी, ही विल हेल्प यू इन दैट। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज ऑटोमेशन and increase efficiency of people and machines, then only he will help you. So today our guest is none other than Mr. Dhanesh Sharma from STC Corporation. Welcome to the podcast, Dhanesh जी। तो अगर हम धनेश जी की बात करें तो उनका पास बहुत सारी डिग्रीज हैं। ना ही वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, बट वो एक वुड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और वो बाय हार्ट सिविल और आर्किटेक्चर में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमें थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए। सूरज जी, फर्स्ट मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया और कंप्यूटर साइंस करने के बाद में जैसे एक ग्रेजुएट का सपना होता है कि वो एक इंजीनियर बन जाए, तो वी ट्राइड फॉर द इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू कैन से आई सेलेक्टेड इन एफआरआई इन 96 बैच। सो 96-98 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एफआरआई से और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में इस वुड इंडस्ट्री के अंदर एंटर किया। सो दैट टाइम आई मीन इट्स वेरी न्यू फॉर द मार्केट कि पोस्ट ग्रेजुएट करके वुड साइंस में क्या मिलेगा। सो वी आर हंटिंग कि क्या कर पाएंगे। सो बिकॉज बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, मेनली उस समय पे प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में हमारी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी और प्लाईवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज थी उस समय पे। सो हमारे बैच में ऑलमोस्ट 10 लड़के थे और वो 10 स्टूडेंट्स पास आउट करके अलग अलग इंडस्ट्री में, कुछ पीएचडी में चले गए, कुछ का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हो गया एंड फ्यू दे आई मीन स्टार्ट वर्किंग इन द डोमेस्टिक प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर वो लोग काम करने लगे एंड आई पिक्ड अप द सॉलिड वुड फर्नीचर इंडस्ट्री। सो मैंने अपनी शुरुआत सॉलिड वुड इंडस्ट्री से करी और काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में काम किया, मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया। लेटर ऑन आई ज्वाइन वन यूएस रिटेलर कंपनी, उनका इंडिया ऑफिस में सोर्सिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम किया। इट्स अ वेरी रेनॉल्ड कंपनी इन यूएस, विलियम सोनोमा। एंड उसके बाद इन 2015 आई थॉट आई हैव टू स्टार्ट माई समथिंग ओन। सो 2015 और बिगनिंग ऑफ 16 के अंदर I started this established STC India. So STC it stands sourcing and technical consulting. So हमने ये डिसाइड किया कि इंडिया की जो फैक्ट्री के अंदर एक लेवल है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल है, हाउ वी कैन इम्प्रूव दैट एंड हाउ वी कैन अपग्रेड द इंडस्ट्री लेवल। तो वो इंडस्ट्री शुरुआत कंसल्टेशन की ऐसे ही हुई, बट फाइनली रियलाइज़ किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोसेसेस हैं वहीं पे हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा वियतनाम और चाइना से पीछे है। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड वी विल डू ग्रीन फील्ड टिल द ऑपरेशन, कि फैक्ट्री बनने से लेके और फैक्ट्री का मशीन प्लेसमेंट, प्रोसेसेस, वहीं से सब चीज़ें कंट्रोल होंगी तो एक फैक्ट्री का जो एफिशिएंसी है, आउटपुट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो इंक्रीज होगा और अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। सो इस जर्नी के अंदर हमारे पास में कुछ फॉरेन क्लाइंट्स आए, उनके लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना शुरू किया। तो वी रियलाइज कि प्रोसेसेस थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में भी इतने मैन मेड हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रोसेसेस।
So that time we decided we have to have some technology there. So हमने टेक्नोलॉजी, सिंस मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, तो आई थॉट वी शुड पुट सम टेक्नोलॉजी इन द इंस्पेक्शन. सो हमने अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर आर यूज़ हमने डेवलप किए और वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इंस्पेक्शंस शुरू किए. सो एवरीबडी अप्रिशिएट्स की रिपोर्ट कोई भी इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर को सब चीज़ें अपने एप्लीकेशन अपने सिस्टम पे दिखाई दे रही हैं एंड उसको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है एंड सिस्टम विल डिसाइड कि ये चीज़ें फेल हैं या पास हैं. तो चीज़ें ऑटोमेट होने लगी और फास्ट होने लगी. सो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा जो टेक्निकल वर्टिकल है उसमें हमने काम करना शुरू किया और इंडस्ट्री को आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने शुरू किए. देन वी रियलाइज कि फैक्ट्री के अंदर हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स. तो वहाँ पे हमने कुछ काम किए. अपने डिवाइसेस, IoT डिवाइस जो हमारा मोमडा करके एक IoT डिवाइस है वो हमने डेवलप किया. मोमडा स्टैंड्स मशीन ऑपरेटिंग एंड मॉनिटरिंग एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम. सो इस डिवाइस को अगर हम किसी मशीन पे लगाते हैं तो वी कैन एक्सेस कि पूरे मशीन का पूरे दिन में एफिशिएंसी क्या था, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं चलता. एफिशिएंसी मशीन की नहीं पता चल पाती थी और इस डिवाइस के थ्रू आप कोई भी अगर मशीन है उसका एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं. सो दैट वाज माय द टोटल जर्नी फ्रॉम व्हेन वी स्टार्ट STC एंड टिल नाउ. ग्रेट. सो दैट्स ग्रेट. अच्छा, बहुत सारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस में आ रहे हैं, पीपल फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज आर कमिंग इन, तो वो फंडिंग सिक्योर कर लेते हैं. उनके पास फंडिंग है, उनके पास आइडियाज़ हैं, दे गुड इन सेल्स, बट व्हेन दे कम टू सेटिंग अप अ फैक्ट्री, आई एम लाइक दैट्स अ होल न्यू वर्ल्ड. तो अगर आपको एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लेना होता है तो आप कैसे, हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग इट एंड व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग फॉर दोज कस्टमर्स और दोज क्लाइंट्स इन सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी फैक्ट्री सेटअप के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी, टू अंडरस्टैंड देयर प्रोडक्ट लाइन और उनका टारगेट क्या है, कितना वॉल्यूम वो करना चाहते हैं. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इज देयर प्रोडक्ट लाइन एंड द आउटपुट व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस. सो अकॉर्डिंगली वी असेस देम व्हाट साइज ऑफ लैंड यू रिक्वायर्ड and what kind of setup, what kind of machines, what kind of automation you need in their own factory. तो उसके हिसाब से ही हम पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेज से, दैट मीन्स द आर्किटेक्चरल स्टेज से टिल द मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप तक पूरी चीज़ें करते हैं. और अगर कोई एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर है जो ऑलरेडी फर्नीचर बना रहे हैं, आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स यू वुड केटर टू वुड कम फ्रॉम दिस स्पेस. तो एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसको भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं क्या, या हमें we have to shift to a new factory, another place, and then we need to automate and then move back? How does it work? करंट फैक्ट्री के अंदर इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज करंट प्रोडक्शन होता है, उनके अपने टारगेट्स होते हैं, उसको वी कैन नॉट डू 180 डिग्री चेंजेस इन अ करंट सेटअप. बट येस, वी कैन ऑप्टिमाइज द प्रोसेसेस. हम प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं एज मच एज पॉसिबल. ऑटोमेशन जितना पॉसिबल हो पाता है विदाउट इफेक्टिव देयर करंट प्रोडक्शन और हैम्परिंग देयर प्रोडक्शन. तो वो हम उनको हेल्प आउट करते हैं. हमने ये भी रियलाइज़ किया है कि बहुत बार जो कंपनीज हैं, फर्नीचर फैक्ट्रीज हैं, वो क्वालिटी में दे नॉट एबल टू अचीव व्हाट द कस्टमर एक्सपेक्ट्स, बिकॉज नॉर्म्स भी चेंज होते रहते हैं, कंप्लाइंसेस भी चेंज होते रहते हैं, रिक्वायरमेंट्स कस्टमर्स की चेंज होती रहती है. बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्शंस होते हैं, टर्न अराउंड टाइम गोज अप, दे नॉट एबल टू मीट द टारगेट्स, क्वालिटी कम होती है, कस्टमर के प्रोडक्ट जाता है, वहाँ रिजेक्शंस होते हैं. रिजेक्शंस इज़ अ बिग लॉस फॉर फैक्ट्रीज. तो आपका जो सर्विस है वो इसमें भी हेल्प करता है बायर को? यस, क्वालिटी एक हमारा सेपरेट वर्टिकल है जहाँ पर हम प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस, मैं उसको कहूँगा प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस में हम हेल्प करते हैं. सो वहाँ पे बायर, अगर मैं कहूँ केवल बायर नहीं है, हमारे क्लाइंट्स मैन्युफैक्चरर्स भी हैं. मैन्युफैक्चरर्स को भी हम ये बताते हैं हाउ टू कंट्रोल देयर क्वालिटी लेवल. जब हम कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करते हैं, वैसे तो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर क्वालिटी एक मेजर पैरामीटर है, हर एक फैक्ट्री इस चीज़ को मैनेज करके चलती है. बट सिंस ऑपरेशन स्टैंडर्ड नहीं है, व्हेन वी मेक अ फर्नीचर, ऑपरेशंस हमारे स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो क्वालिटी चेक पॉइंट्स और प्रोडक्ट क्वालिटी चेकलिस्ट जिसे हम बोलते हैं वो चेंज होती रहती है. तो वहाँ पे वी आर गिविंग द ट्रेनिंग्स
और हमारे अपने मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे हम फैक्ट्रीज को जाके बताते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए ये चेक पॉइंट्स और ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा बायर एंड पे अगर हम बात करें तो वी आर गिविंग द थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और वहाँ पे वी आर डूइंग एंड टू एंड फॉर देम। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी इवन द डोमेस्टिक मार्केट इज ग्रोइंग अ लॉट, बहुत सारे नए ब्रांड्स और कंपनीज इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो आप उनके साथ भी काम करते हैं। एक तो हो गया एक्सपोर्ट मार्केट, जहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स फर्नीचर को एक्सपोर्ट ट्रेडिशनली है एक्सपोर्ट करते रहते हैं। दूसरा मार्केट हो गया डोमेस्टिक ब्रांड्स आर कमिंग अप, यू वर्क विद देम? हाँ, आज की डेट में हमारे पास में अगर कहें तो बिजनेस स्प्लिट 50-50 है। हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों जगह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे हम क्वालिटी की बात करें, बिकॉज क्वालिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो कहाँ पे आपको मैक्सिमम फेलियर्स देखने को मिलते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, डिलीवरी? वो क्या, विच एरिया यू फील देयर आर मैक्सिमम फेलियर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी स्टार्ट फ्रॉम द मटेरियल। अगर राइट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कोई सबस्ट्रेट हो या फिर हमारे कोटिंग सिस्टम्स हो, राइट रॉ मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है की परफॉर्मेंस वो बेटर होगी। सेकंड आ जाता है इसके अंदर प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन, जिसे हम इंजीनियरिंग कहते हैं। फर्नीचर एक ऐसा पार्ट है, अधिकतर लोग सोचते हैं हमने बनाया और कुछ नेल्स लगाए, कुछ जॉइंट्स किए और फर्नीचर रेडी हो गया, और इट्स हैज़ अ कंप्लीट इंजीनियरिंग बिहाइंड। तो प्रॉपर इंजीनियर्ड होना चाहिए फर्नीचर। एंड पैकिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम, क्योंकि मैक्सिमम फर्नीचर हम ट्रांजिट करते हैं थ्रू ट्रक्स या फिर बाय सी जा रहा है वो, और फिर उसके बाद बहुत टच पॉइंट्स आते हैं ऐसे जहाँ पर फर्नीचर को लोड और अनलोड किया जाता है। तो जितने ज़्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतना पैकिंग हमारा अच्छा होना चाहिए। तो पैकिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने सब कुछ ध्यान रखा, रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ किया, हमने कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रॉपर रखी, लेकिन अगर हमने उस फर्नीचर की पैकिंग उसके ट्रांजिट या फिर उसके टच पॉइंट के हिसाब से नहीं की है तो वो हमारा कहीं ना कहीं डैमेज आएगा, और एट एंड कस्टमर को जो पीस मिल रहा है वो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा। तो तीन चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, सेकंड द प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एंड थर्ड इज़ द पैकिंग। ये तीनों चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक आपका बाइंग एजेंसी भी है, राइट? हाँ जी। तो बाइंग एजेंसी का क्या रोल है, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि एक फर्नीचर इकोसिस्टम में बाइंग एजेंसी क्या रोल प्ले करता है? बाइंग एजेंसीज के अगर कहें तो दो रोल हैं। एक तो वो मैन्युफैक्चरर को कनेक्ट कर रहा है जो भी आपके अब्रॉड या डोमेस्टिक बायर्स हैं उनके साथ में। सेकंड, मैन्युफैक्चरर की क्वालिटी का एक एश्योरेंस जो बायर है उसको दे रहा है। तो उनका काम सोर्सिंग असिस्टेंस एंड द क्वालिटी असिस्टेंस, ये दो हैं। क्वालिटी के अंदर हेल्प कर रहे हैं और सोर्सिंग राइट सोर्स से उस मटेरियल को सोर्स करने के लिए। सो टिपिकली हु इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट, लाइक हु अप्रोचेस यू फर्स्ट? जो बायर है वो आपको अप्रोच करता है या फैक्ट्रीज आपको अप्रोच करती हैं? कैसे आप डिसाइड करते हो, लाइक एंड उसमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स क्या है? इज जैसे अगर आप एक बायर के साथ काम कर रहे हो जो फैक्ट्री फर्नीचर बाई करना चाहता है, वो आज की तारीख में जब इंडिया में आता है तो वो क्या देखता है, मैन्युफैक्चरर से क्या एक्सपेक्ट करता है? सबसे पहले मैं अपना रोल बताता हूँ। एज ए एजेंसी हमारा क्या रोल रहता है, मार्केट, हमें सबसे पहले तो मार्केट इंटेलिजेंस हमारे पास में होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं चल रही है और कौन सी फैक्ट्री का क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या उसकी कॉम्पिटेंसी है। हमारे पास हमारे क्लाइंट से डिज़ाइन आते रहते हैं, उनके पास से इंस्पिरेशन आते रहते हैं। यहाँ पे हमें मार्केट में मैन्युफैक्चरर की कॉम्पिटेंसी पता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट पता है। तो हमारा काम होता है दोनों को, मैन्युफैक्चरर और बायर को मिलाना, उनकी रिक्वायरमेंट और इधर वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, तो वी आर कनेक्टिंग देम। तो ये हमारा रोल दोनों के बीच में है, मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में। अब बात करते हैं कि बायर क्या यहाँ पे देखता है जिससे उसको मैन्युफैक्चरर्स कनेक्ट होते हैं। बायर को मैन्युफैक्चरर से दो ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं मेनली, मटेरियल ऑन टाइम एंड सेकंड द क्वालिटी मटेरियल। तीसरी वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता किसी भी मैन्युफैक्चरर से। और
हमारे साथ जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, यही दो एक्सपेक्टेशन हमारे साथ होती है, तो हम उसके बिहाफ पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके बिहाफ पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके मटेरियल ऑन टाइम और मटेरियल क्वालिटी एश्योरेंस इन दो पे ही काम करते हैं। जब आपने इंट्रोडक्शन दिया था, यू टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी, you talked about IoT devices. I'm like, from a company who's working in this space, I heard it for the first time, to be very frank about it. I come from technology background, तो ये हम वहाँ उस दुनिया में सुनते थे और हमें लगता था ये दुनिया बहुत अलग है, हमें लगता था ये मैन्युफैक्चरिंग हैवी है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, बट अगर हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो भी मेजर कर सकते हैं वो चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की या IoT डिवाइस की, आप इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इन ग्रेटर डिटेल दैट वो एक कंपनी को कैसे हेल्प कर सकता है, एफिशिएंसी बढ़ाने में कैसे हेल्प कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कैसे हेल्प कर सकता है, और मे बी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आज की डेट में हमें इस इंडस्ट्री के अंदर ये पता नहीं चल पाता है कि हमारी एफिशिएंसी क्या है, हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, बिकॉज जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं दोज मशीन डोंट हैव द कैन से काउंटेबिलिटी, कुछ नहीं है उसके अंदर। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पूरे प्लांट की एफिशिएंसी क्या है। अगर हम उसको 8 घंटे मशीन को चलाते हैं, व्हाट आउटपुट विल वी गेट आउट फ्रॉम द मशीन। सो वो हमें पता नहीं है। वो चीज़ पता करने के लिए मतलब ये सभी मैन्युफैक्चरर के साथ चैलेंज था। आए दिन रोजाना फैक्ट्रीज में ओवर टाइम्स लगते हैं जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ती है। तो हमारा फोकस था कि किस तरीके से हम मशीन की एफिशिएंसी को पता करें कि ये मशीन 50% एफिशिएंसी पे चल रही है, 60% या 100% एफिशिएंसी पे चल रही है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए वी डेवलप आवर ओन IoT डिवाइस। तो हमने एक बेंगलोर की कंपनी है उसके साथ में R&D करके अपना एक IoT डिवाइस डेवलप किया। इट टेक्स कपल ऑफ मंथ्स, लगभग 8 महीने से 12 महीने लगे इस IoT डिवाइस को डेवलप करने में। और एट एंड वी डेवलप दैट IoT डिवाइस। उसका बैक एंड पे हमने जो भी सॉफ्टवेयर्स थे जो कि हमें फ्रंट एंड पे जो भी रिजल्ट हमें देखना है वो देंगे, सो वो हमने डेवलप करे अपने इन हाउस ही। और बीइंग ए इंडिया डिवाइस, हमने वो इंडिया में ही फिर मैन्युफैक्चर कराया, बल्क प्रोडक्शन कराया। और नाउ इट इज सेटअप इन फ्यू फैक्ट्रीज। सेटअप है जहाँ पे हम मशीन शॉप का पूरा एफिशिएंसी वी कैन सी ऑन अ वन सिंगल स्क्रीन कि इस मशीन ने पूरे दिन में कितने घंटे बंद रही है और क्या आउटपुट किया है, कितने घंटे चली है। तो वो एफिशिएंसी हम मेज़र कर सकते हैं। और पूरे साल में हम देखना चाहें इस मशीन की एफिशिएंसी क्या थी वो देख सकते हैं, पूरे प्लांट की एफिशिएंसी देख सकते हैं, वेदर हम 50% काम करते हैं या फिर 60% काम करते हैं। आपने 50-60 क्यों बोला, 90 और 100 क्यों नहीं? बिकॉज अब तक हमने जहाँ पे वो डिवाइस लगाया है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 50-55% है। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं धैर्यश जी को देखता हूँ, आपने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी सारी चीज़ें, लाइक आई थिंक 2016 इज व्हेन यू स्टार्टेड, इतनी सारी चीज़ें करी, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये केवल अकेले धनेश से पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। देयर इज़ अ टीम बिहाइंड दैट। सो जो टीम है हमारे साथ में, बिकॉज सारी चीज़ कोई एक इंसान नहीं कर सकता, ये तो फॉर श्योर है। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक शुरुआत की ज़रूरत थी। वो शुरुआत मेरे से हुई और उसके बाद अच्छी टीम अपने साथ में जुड़ती गई। जैसे इंस्पेक्शन के अंदर आई हैव वेरी गुड पर्सन इन प्लेस, धीरज वर्मा, ही इज़ टेकिंग द कंप्लीट इंस्पेक्शन वर्टिकल। सेम विद द टेक्नोलॉजी के अंदर वी हैव वेरी गुड, यू कैन से पार्टनर ही है मेरे, ही इज़ अ गुंजन माथुर, तो वो मेरे साथ टेक्नोलॉजी के अंदर हैं। एंड वी ऑल थ्री आर वर्किंग टुवर्ड्स द चेंजिंग दिस इंडस्ट्री। तो मैं अगर आपकी जर्नी को देखूं तो आपने यू स्टार्टेड विद जॉब एंड देन यू प्रॉब्ली गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब एज वेल। यस। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में वापस आए। उसके बाद आपने यू स्टार्टेड एज एन एंटरप्रेन्योर। तो अलॉन्ग द वे आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस भी आए होंगे। तो मे बी आप इफ़ यू वांट यू कैन टॉक अबाउट चैलेंजेस जो आपको आए और उनको आपने कैसे फेस किया और उसको क्या लर्निंग हुई उस चैलेंजेस से।
देखिए, हर एक की लाइफ में चैलेंजेस तो खैर आते हैं, बट चैलेंजेस अगर नहीं लेने होते तो मैं गवर्नमेंट, बिकॉज आई वर्कड एज ए टेक्निकल मैनेजर इन रासिको वन प्रोजेक्ट, जोधपुर में मेरी पोस्टिंग थी। सो उसके बाद में आई थॉट चैलेंजेस लेने हैं, इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया। सो आई स्टार्ट वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर। बीच में आई थॉट कि चैलेंजेस ऐसे थे, मैंने सोचा था कि हम कुछ अपना बिजनेस भी करते हैं, बट वो फेलियर था मेरे लिए, बिकॉज दो चीज़ें कभी एक साथ नहीं हो पाती हैं। वो चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई। आप जॉब करते रहें और बिजनेस भी करें। तो उस समय पे एक फर्स्ट जो स्टार्टअप था 2003 में शुरू हुआ, और 2004 के अंदर मुझे बंद करना पड़ा। देन अगेन आई फोकस्ड ऑन माय प्राइवेट जॉब। उसके बाद प्राइवेट जॉब में कंटिन्यू किया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। देन आई थॉट सम चेंजेस इज रिक्वायर्ड, तो इंटरनेशनल मार्केट में बाइंग एजेंसी के अंदर काम किया और बायर के साथ काम किया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला पूरी जर्नी के अंदर, और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम मुरादाबाद, जोधपुर, मैसूर, सो इट्स अ जर्नी। देन उसके बाद में अगेन आई कम टू द दिल्ली एनसीआर के अंदर, आके लगभग 4 साढ़े 4 साल काम किया, और 2016 के अंदर आई स्टार्टेड दिस एसटीसी इंडिया। एसटीसी इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा अगर कहें तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड एज ए कंसल्टेंट, मार्केट रेस्पॉन्स ऐसा नहीं था, बिकॉज कंसल्टेंट को यही देखा जाता था, ये हम मैन्युफैक्चरर अगर एंगल पे देखें तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कंसल्टेंट क्या वैल्यू एडिशन करेगा। बट धीरे धीरे चीज़ें जब हमने प्रेजेंट करनी शुरू करी, जो हम कर सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पे नहीं है और बाहर की कंट्रीज़ में है, लाइक वियतनाम, चाइना के अंदर है, टू अपग्रेड प्रोडक्शन सेटअप्स, टू अपग्रेड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। तो कुछ प्रोजेक्ट्स किए, नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ वैल्यू एडिशन है, जिसकी वजह से आज हम आज तक लगभग 10 लाख स्क्वायर मीटर फैक्ट्री सेटअप कर चुके हैं, ओनली फॉर द फर्नीचर वर्टिकल इन इंडिया। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो अभी भी जो इंडिया का फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, वो अभी भी देयर अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। तो हम प्रॉब्ली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें, लाइक वियतनाम एंड चाइना। वी हैव स्टोरीज की देयर फैक्ट्रीज विच शिप आउट 1000 कंटेनर्स अ मंथ एंड मे बी मोर देन दैट। अगर हम बात करें हमारी फैक्ट्रीज की, वी आर स्टिल लाइक फार अवे। तो एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ दैट इसको हम अचीव कर सकते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री की नीड्स क्या है ग्रोथ अचीव करने के लिए? वेयर इज इट लैकिंग? आपका बहुत स्पेसिफिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडस्ट्री नीड्स, अभी जो गैप है इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा जो गैप है वो है नॉलेज बेस। आज हमारे पास जो मैन पावर है, जो करने वाली, मे बी सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल पे नॉलेज बेस अच्छा है, बट एट द ग्राउंड लेवल नॉलेज बेस इतना बड़ा नहीं है। सो वी हैड टू अपग्रेड ऑन द नॉलेज बेस। पहली चीज़, जहाँ पे वर्कशॉप्स की बहुत ज़रूरत है, अच्छे कोचेस की बहुत ज़रूरत है, पहली चीज़। रॉ मटेरियल की नॉलेज की ज़रूरत है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली जा सकती है, दो ही तरीके हैं, आइदर ऑटोमेशन और जो मैन पावर है, जो मैनुअल प्रोसेसेस हैं उसके अंदर, टू गिव द नॉलेज टू द वर्कर्स। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो फेलियर आज की डेट में देखते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आज हम कोई चीज़ फिनिश कर रहे हैं, मे बी सेकेंड लॉट के अंदर एक वेरिएशन, सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन इज वो आएगा क्योंकि हम नेचुरल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बट वो सिग्निफिकेंट इतना नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट देखने में ही अलग लगने लगे। तो वो जो कंसिस्टेंसी है, चाहे वो फिनिश की कहें या डिज़ाइन की कहें, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। तो वहाँ पर फैक्ट्रीज को ज़रूरत है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी वर्कशॉप्स की, जहाँ पर हम वहाँ पे काम करने वाले लोगों को ये बता सकें कि ये कंसिस्टेंसी
इस तरीके से आएगी, ये इसकी रेसिपी होगी, और वो रेसिपी फिक्स हो जानी चाहिए, उसको फिनिश करने की हो या उसको आगे जिस भी तरह से वो प्रोसेस कर रहे हैं प्रोसेस करने की हो। सो उसकी नीड है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है, और शायद किसी को उसको लेके आगे आना चाहिए। तो जस्ट हम लोग कुछ काम कर रहे हैं उस पर। हमने नो एज अ कंपनी मरुधर केमिकल्स वी हैव टेकन टारगेट्स टू ट्रेन 500 people on the finishing side this year. So that is what we have done. And we feel that, as you said, there is tremendous opportunity in that, tremendous opportunity for growth for the industry. और लर्निंग का अपॉर्चुनिटी है। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि जैसे अपन बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो जो हमारा थीम है हमारे पॉडकास्ट का, वो है एक इकोसिस्टम को ग्रो करना। तो हम इकोसिस्टम की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल, नो फैक्ट्रीज, सप्लायर्स, बायर्स, एवरीबडी फॉर्म्स अ इकोसिस्टम। बट what we feel is that कि वो synergy नहीं है. People still feel that I'm competing with the next factory in my space or in my city or in my country. They don't feel that they're competing with some company outside India, say in Vietnam, China, or maybe other countries. So how do we get that synergy in the ecosystem? What is your opinion on that? आई थिंक अब शायद उस चीज़ से इंडिया बाहर निकल के आ रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बाहर निकल के आ रहे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड वी हैव टू बिल्ड अ मार्केट हेयर, बिकॉज इफ वी आर डूइंग कॉम्पिटिशन इन बिटवीन विद इन द सिटी, विद इन द कंट्री, देन वी कैन नॉट ग्रो आवर बिजनेस। सो अब जो न्यू जनरेशन है वो ये समझती है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ मार्केट, और बायर तभी आएगा जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वैरायटी होगी, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होंगे, एंड वी कैन प्रोड्यूस द वॉल्यूम। बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ चाइना कर सकता था इंडिया नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया हैज़ टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज़ द माइंडसेट टू प्रोड्यूस एवरीथिंग। सो अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, मतलब ऐसा मैंने तो देखा है, क्योंकि वी आर वर्किंग विद सेवरल मैन्युफैक्चरर्स। हम अगर बात करें तो हम जयपुर, जोधपुर, मुरादाबाद, रायपुर, नागपुर, पैन इंडिया बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो वी नो लोग बाग अब अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने कलीग जो भी सेम सिटी के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं अब इस डायरेक्शन में। और जैसा आपने बोला कि आप वर्कशॉप्स कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री, एंड आई अप्रिशिएट कि जैसा आप कर रहे हैं ऐसा और भी लोग करें, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग मार्केट इन इंडिया। इतना बड़ा मार्केट है कि अगर ऐसे डेली बेसिस पे 10 वर्कशॉप्स भी एक सिटी में होंगे तो शायद कम पड़ेंगे, बिकॉज मार्केट को इसकी ज़रूरत है। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे डोमेस्टिक मार्केट को लेकर। हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स दे वर फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी मेन फर्नीचर एक कारपेंटर बनाता है, वो फैक्ट्री मेड फर्नीचर नहीं होता है। बट आई थिंक समवेयर वी सी ऑल्सो ग्रोथ इन दैट सेक्टर, बिकॉज दैट्स बीन आवर एक्सपीरियंस। तो वो आप क्या सोचते हैं अबाउट दिस? व्हाट इज द पोटेंशियल इन द डोमेस्टिक मार्केट? देखिए, कारपेंटर अगर बना रहा है, अल्टीमेटली ही हैज़ टू यूज़ द मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो रॉ मटेरियल हो बनाने को लेके या फिनिश करने को लेके। और डोमेस्टिक भी उतना ही बड़ा मार्केट है जितना हमारा एक्सपोर्ट का है। अगर मैं कहूँ तो आज की डेट में डोमेस्टिक उससे बड़ा मार्केट है। सो वन ऑफ डेटा आई गॉट इन गूगल, जहाँ से मैंने देखा था 2019 के अंदर $2 बिलियन का इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, एंड दैट इंपोर्ट विल 2025 तक वो 4 बिलियन हो जाएगा। सो अगर इंडियन मार्केट में ही इतना बड़ा पोटेंशियल है कि हम अगर एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत कम भी करते हैं तो शायद इन हाउस कंजम्पशन के लिए भी हम लोग अभी बहुत छोटे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड पर। तो हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं अभी मलेशिया से, चाइना से, तो शायद अपने पास इतना स्कोप है कि हम अपना प्रोड्यूस करके अपना ही यूटिलाइज करें। धनेश जी, आपके साथ डिस्कशन पे बहुत ही मज़ा आया और हमें बहुत कुछ सीखने को ही मिला, एंड थैंक यू सो मच। आपने हमारे को इतना टाइम दिया और कमिंग ऑन टू पॉडकास्ट फॉर अमेजिंग मास्टर क्राफ्टर। थैंक यू सूरज जी, थैंक्स। So today we saw how Danesh ji has contributed to over 50 companies, helping them in setting up factories, improving their processes, helping them meet customer demands better.
उन्होंने इतने सारे बिजनेसेस सेटअप किए हैं और वो भी इन लेस देन 10 years. So we congratulate Dhanesh ji for all the good work he has done for the industry. अगर आपको आज हमारा एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.